नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अपडेट। आज हम बिहार के सीवान जिले के एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जो केयर फॉर एवरीवन फाउंडेशन के संस्थापक है और समाज सेवा में दिलो जान से लगकर समाज के हर तबके के लोगों की मदद कर रहे हैं। डॉक्टर आरिफ अंसारी, स्वागत है सर आपका पॉलिटिकल अपडेट्स में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सर आप अपना एक छोटा सा परिचय दें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आप लोग का जो भी आप हैं और आपकी पॉलिटिकल अपडेट की जो टीम है उसको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने हमें मौका दिया कि हम आए और किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख सकें। और मैं आपका चैनल भी देखता हूँ, आप लोग काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं। और जैसे कि आपने हमारे बारे में पूछा, क्योंकि हमारा नाम डॉक्टर आरिफ अंसारी हुआ और हम दिल्ली से हैं और हम एक एनजीओ चलाते हैं केयर फॉर एवरीवन फाउंडेशन, जिसमें हम हर इतवार को हम फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप लगाते हैं। जो गरीब लोग होते हैं और जो जरूरतमंद लोग होते हैं उन लोग के लिए हम लोग फ्री मेडिकल हेल्थ प्रोवाइड करते हैं और मेडिसिन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम अपने कैंप। ओके सर, समाज सेवा का ख्याल आपके मन में कब और कैसे आया? देखिए, एक्चुअली हम लोग कोविड से, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोविड के बाद से काम करना हम लोगों ने स्टार्ट किया। हम लोग कोविड से पहले काम करते थे। ये जो भी हमारे मेडिकल हेल्थ के ऊपर था, बेसिकली हम लोग जो काम करते हैं, मैं आपको बताऊं तो हम लोग का एम ऐसा नहीं है कि हम किसी गरीबों के लिए या ऐसा हमारा कुछ एम नहीं है कि पर्टिकुलर हम किसी समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि हम अपने समाज में अवेयरनेस फैला सकें। जो भी फिजिकल हेल्थ को लेकर के हमारे जो अपर क्लास के लोग भी हैं उनमें भी हमने देखा है, हम लोग डे बाय डे केस देखते हैं। जो अपर क्लास के लोग भी है ना, उनके अंदर भी अवेयरनेस की बहुत कमी है, मेडिकल अवेयरनेस को लेकर बहुत कमी है। वो लोग टाइम टू टाइम अपना चेकअप तो जरूर कराते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें उनमें अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। तो हम लोग बेसिकली उस चीज पे फोकस करते हैं कि हम अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस के ऊपर काम कर सके। जैसे कि फिजिकल हेल्थ को लेकर के है, फिजिकल हेल्थ को लेकर के जैसे कि हमारी इंडियन सोसाइटी है, जो चाहे वो बहुत ज्यादा आप एजुकेटेड लोग भी देख लीजिए, हम लोग की मेंटेलिटी है, हम लोग हॉस्पिटल जब जाते हैं जब हम लोग बिल्कुल बेड पे हो जाते हैं और जब हम अपने काम नहीं कर पाते हैं। ये हम लोग की इंडियन सोसाइटी की मेंटेलिटी है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें टाइम टू टाइम अपना बॉडी चेकअप कराते रहना चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी फिजिकल हेल्थ को लेकर के ऐसी है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग कई घंटे बैठ के काम करते हैं। चाहे आजकल के तो आप जानते हैं कितनी फास्ट जिंदगी हो गई, हम लैपटॉप के सामने बैठ के 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ बहुत अफेक्टिव हो रही है, जिसकी वजह से हम उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अपनी सोसाइटी में उसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम लोगों को फिजिकल हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस दे रहे हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने कोविड से पहले भी हमने ये काम किया और कोविड में हमने ये जो लोग थे जो कोविड से, जिनको भी कोविड हो रहा था, जिनको आइसोलेट कर रहे थे, हम उन लोग को राशन वगैरह पहुंचाने का काम कर रहे थे। कोविड के टाइम में जब फर्स्ट फेज ऑफ कोविड था उसमें हम लोगों को राशन पहुंचाने का काम कर रहे थे। लेकिन जब सेकंड फेज कोविड का आया, जब तक हम ये जान चुके थे और ये हम लोग को पता चल चुका था कि हमारे लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है, जिसकी वजह से कोविड हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। और मैं आपको जो बात बताना चाहूंगा, थोड़ी सी बात लंबी होगी। आपका क्वेश्चन था हमने कहाँ से स्टार्ट किया, तो ये हम लोगों ने कोविड से पहले से हम लोगों ने ये काम हम लोग करते थे। हम लोग अवेयरनेस के ऊपर काम करते थे ऑलरेडी, बट ये था कोविड के बाद से हमने बहुत ज्यादा तेजी से काम किया और बहुत ज्यादा अपनी टीम, हमारी बहुत ज्यादा बड़ी हमने टीम भी बनाई। आज के टाइम में हमारे पास 350 एक्टिव वॉलंटियर्स हैं, जो कि हम हर इतवार को हर जगह कम से कम 2 से 3 कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। थैंक यू। ओके सर, एनजीओ से आप कब और कैसे जुड़े? एनजीओ तो हमारा कम से कम कोविड से हमने 2 साल पहले लिया था। एक्चुअली हमारा एनजीओ 5 ईयर कम से कम हो गया होगा, हमारा 5 ईयर। बट हमने रजिस्टर्ड जो एनजीओ हमारा रजिस्टर्ड हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने रजिस्टर्ड वो लास्ट ईयर कराया है कोविड के बाद। ओके सर, एनजीओ के माध्यम से आपने कहां और किस किस क्षेत्र में लोगों की मदद की? ऑल ओवर दिल्ली, जितना हमारा जो मेन एनजीओ का हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में ही अभी अवेलेबल है। और हम लोग अभी जो भी हम लोगों ने काम किया है वो हमने पूरे ऑल ओवर दिल्ली में, साउथ दिल्ली, दिल्ली, हर जगह दिल्ली के छोटे छोटे जो स्लम एरिया होते हैं उसके अंदर भी जाके हमने कैंप्स लगाए हैं। जो हाई फाई सोसाइटीज हैं वहां पर भी जाके हमने कैंप्स लगाए हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया ना, हर कमजोर से कमजोर और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज वाले लोगों को भी हमने अवेयरनेस दी है, जिनको लगता था कि उनको बहुत अवेयरनेस है बट उनको अवेयरनेस नहीं थी। तो हमने ऐसी जगहों में, बड़ी बड़ी सोसाइटियां दिल्ली में, आपको पता है कि बड़ी बड़ी सोसाइटियां होती हैं, उसके अंदर भी हमने काफी कैंप लगाए और दिल्ली गवर्नमेंट के साथ भी हमने बहुत सारे कैंप किए ऑर्गेनाइज। ओके सर, कोरोना महामारी से काफी लोगों की मौत हो गई और काफी लोग अभी भी डरे हुए हैं, इसके बारे में कुछ बताएं।
मैं आपको देखिए, एक तो देखिए कोरोना एक महामारी थी, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते और ये हम ये नहीं कह सकते कि नहीं। आप बहुत से लोग, मैंने जैसे आपको बताया ना, अवेयरनेस की कमी ना होने की वजह से बहुत से लोग, जैसे कि मैं आपको बिहार की बात बताऊं तो बिहार में लोगों ने इस बीमारी को बीमारी ही नहीं माना। आप किसी से भी बात करते हैं, हम लोग भी किसी से बात करते थे ना कि आपको इतना साफ सफाई रखनी है, और तो लोगों का कहना ये था ना कि ये कोई बीमारी ही नहीं है। लोग इसको बीमारी मानते ही नहीं थे। अगर आप उनसे कुछ कहें कि आपको ऐसे ऐसे सुविधाएं करनी है, आपको हर 5 मिनट में हाथ धोना है, या आपको लोगों से इतनी दूरी बनानी है, तो लोगों का कहना ये था कि ये तो शहरों वाले लोगों की बीमारी है, हमारी बीमारी नहीं है। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो बिहार के लोग हैं उनमें अवेयरनेस की कितनी कमी थी। वो लोगों ने बीमारी को बीमारी ही नहीं माना। मैं आपको बताऊं, जैसे कि सबसे ज्यादा, आप जो शहरों की बात मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो मौतें हुई उनका बहुत बड़ा रीजन रहा डर। लोगों की, बहुत ज्यादा लोगों की डर की वजह से मौत हो गई कि लोगों ने ये मान लिया कि मुझे कोविड हो गया तो मैं मर जाऊंगा। ये लोगों को मान लिया, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर मुझे कोविड हो गया है तो मैं मर जाऊंगा। बट आप अगर कोविड से डेथ रेट देखेंगे और रिकवरी रेट देखेंगे ना, तो बहुत ज्यादा था। उसमें एक डर ने भी बहुत बड़ा एक रोल अपनाया कि लोग, जिसके वजह से इतने ज्यादा लोग मरे और इतने ज्यादा लोगों के मन में डर हुआ। तो हम लोगों ने अपने सेकंड फेज में हमने यही काम किया, जो भी लोग कोरोना से पॉजिटिव होते थे हम उन लोग की काउंसलिंग करते थे, ऑनलाइन काउंसलिंग करते थे, उनसे फोन पे टाइम टू टाइम बात करते रहते थे, उनका हौसला अफजाई करते रहते थे कि आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो इस वजह से बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं। तो अब भी देखिए, आप दिल्ली में दोबारा आपने देखा कि मास्क दोबारा अनिवार्य हो गया है। तो देखिए, मास्क पहनना, ये तो मैं सोचता हूँ कि लोगों को छोड़ना ही नहीं चाहिए। अभी कुछ साल तो आप लोग मास्क वगैरह पहनिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन रखिए, हाथ धोइए, और लोगों से मिलना इन द सेंस कि आप लोगों से मिलिए, बट एक दूरी बना के जरूर रखिए। और इस बीमारी से डरे ना, इस बीमारी से हमें लड़ना सीखना है। ठीक, ये अब एवरी टाइम आप देखें, कुछ टाइम के बाद न्यूज आ जाती है कि कोविड दोबारा आ गया है। तो कोविड ना कहीं गया है, ना कभी जाएगा, वो हमारे साथ ही रहेगा। ठीक, लेकिन अब हमें अपनी बॉडी को उसके साथ जीने लायक बनाना है। कुछ चीजों में हमें बदलाव करने पड़ेंगे। और मैं ये भी चीज जानता हूँ कि हमारा जो समाज है, हमारा जो जैसे इंडियन सोसाइटी है, हम लोगों में ये होता है कि हम लोगों से मिलते हैं तो बहुत प्यार और भाव से मिलते हैं। आपने भी देखा होगा कि हम लोगों से मिलते हैं तो हम हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा हमारी बीमारी को फैलाने में। तो अब हम लोग को इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी हम लोगों से मिले तो उनसे एक थोड़ी सी दूरी बनाए, कुछ दिन की दूरी बनाए, जब तक आप वैक्सीनेशन, जिसका नहीं हुआ उसको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। अपने पूरी दोनों डोज कराएं। अब तो बूस्टर डोज भी आ गया है, बूस्टर डोज भी लें, वैक्सीनेशन जरूर कराएं। वैक्सीनेशन से बहुत से लोग, मार्केट में बहुत से लोगों ने भ्रम भी फैला रखा है कि वैक्सीनेशन से बहुत सी बीमारियां हो रही है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग वैक्सीनेशन कराइए। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है आज के टाइम में, और कोविड से डरने की जरूरत नहीं है। अब हमें इससे लड़ना सीखना है कि अब इनसे कैसे लड़े। ओके सर, कोरोना महामारी से काफी लोगों की मौत हो गई, और दिल्ली के बाद क्या आप ये सुविधाएं बिहार के लोगों को भी देंगे, और कब तक देंगे आप? बिल्कुल ही, हम लोग, हमारी जो टीम है, अब हमने बिहार के ऊपर फोकस किया है। क्योंकि बेसिकली मैं आपसे बताऊं पर्सनली, शायद मैंने अभी तक कहीं डिस्क्लोज भी नहीं किया, पता भी नहीं होगा कि मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में सिवान डिस्ट्रिक्ट से ही मैं बिलोंग करता हूँ। तो मेरा जन्म भी वही हुआ है, बट लेकिन मेरी पूरी स्टडी और मेरा पूरा काम मैंने सब दिल्ली में ही किया, क्योंकि मेरे फादर यहाँ आके सेटल हो गए थे। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ काम करूँ, और हमने बिहार में भी अपनी टीम बना ली है। हम लोग के लिए वहां पर भी टीम हो गई है, वहां की गवर्नमेंट से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ हेल्प वहां से मिल सके तो वेल गुड। लेकिन बट हम लोग अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। और आने वाले सितंबर से हम लोग की जो मेडिकल कैंप है वो हम बिहार में लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें कि अभी हमारी कुछ दिन पहले पप्पू यादव जी, माननीय पप्पू यादव जी से हमारी बात हुई थी, और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि वो हमारा साथ देंगे। तो हम उनके साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो प्रोजेक्ट हम अब सितंबर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे कि हम अपने बिहार के लोगों के लिए भी ये कैंप और अवेयरनेस के ऊपर काम कर सकें। ओके सर, पॉलिटिकल अपडेट से जुड़कर आपको कैसा लगा? हमको मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि मैं आपके चैनल को काफी दिन से फॉलो भी कर रहा था, और आपने जैसे ही मुझे बताया कि आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे काफी अच्छा भी लगा कि आपने, क्योंकि देखिए आजकल के जो चैनल्स हैं, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, उन लोग का जो ज्यादातर फोकस है मैं देखता हूँ आजकल न्यूज में, वो सब चीजें, वो न्यूज पॉलिटिकल न्यूज में जहाँ से उनको टीआरपी मिलेगी वो लोग उस चीज पे ज्यादा काम कर रहे हैं। बट मैंने आपका न्यूज चैनल देखा और मैं आपको फॉलो भी कर रहा हूँ, तो उससे मुझे देख के अच्छा लगता है कि आप बिहार के छोटी छोटी गलियों के बारे में जो प्रॉब्लम्स है उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीजें देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए आपने जब मुझसे बोला तो मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हो गया।
तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और हम कामना करेंगे कि आप आगे भी काम करिए। थैंक यू सर, हमेशा आपका बिहार में स्वागत है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ बातें मैं सिर्फ आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी चीजें मैं बताना चाहूंगा अपनी तरफ से, ये हमारे इंटरव्यू के चाहूंगा कि देखिए सबसे बड़ी दिक्कत, देखिए जैसे कोविड में भी सबसे बड़ी दिक्कत रही ना, सबसे ज्यादा मौतें आप जो देखें वो बिहार में बहुत ज्यादा मौतें हुई मुंबई के बाद। मुंबई में डेथ रेट इसलिए ज्यादा रहा क्योंकि वहां आप देखिए वर्किंग हब कहा जाता है, वहां पर लोग 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे एक दूसरे से मिलते रहते हैं, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा लोगों का डेथ हुआ। उसके बाद लेकिन बिहार, अब बिहार में देखिए, बिहार में इतना ज्यादा वर्किंग हब नहीं है, बिहार में हम एक दूसरे से इतने ज्यादा मिलते नहीं है, बट लेकिन फिर भी बिहार में जो डेथ रेट रहा, लोगों को मरने की संख्या रही बहुत ज्यादा रही, जिसका सबसे बड़ा रीजन मैंने जैसे आपको बताया ना, अवेयरनेस। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी और लोगों ने बीमारी को बीमारी नहीं समझा। तो मैं आपके माध्यम से जो आपके व्यूअर्स हैं उनसे ये कहने की कोशिश करूंगी, प्लीज आप लोग जो है कोविड और मेडिकल सुविधाएं को लेकर के आप थोड़ा सा जागरूक होइए। हम लोग की जो बिहार के लोग हैं, आप देखिए सबसे ज्यादा डिसेबिलिटी रेट बहुत ज्यादा हो गया है बिहार में, बहुत ज्यादा। आप देखिए आजकल जो अपाहिज बच्चे जो कहे जाते हैं वो बिहार में पाए जा रहे हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि जब लेडीज प्रेग्नेंट रहती है उनको नहीं नॉलेज है या उनको नहीं अवेयरनेस है कि उनको क्या चीजें खानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई चीजें खाने की जरूरत नहीं है, कुछ न्यूट्रिशन चीजें हैं कि वो अगर खाएं और इजीली हमारे घरों में अवेलेबल होती हैं। तो इसके लिए भी हमारी एनजीओ, अब मैंने जैसे आपको बताया, तो हम लोग सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग गांव-गांव में कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे और हमारी वहाँ की महिलाओं को भी जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि उनको प्रेगनेंसी में क्या क्या चीजें खानी चाहिए और क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं, और हम आप लोग से भी चाहेंगे कि आप लोग भी हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग के लिए काफी मुश्किल होगा कि हम वहाँ काम करें। तो आपके जितने व्यूअर्स हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी हमसे जुड़ने की कोशिश करें। हमारा पेज भी है केयर फॉर एवरीवन फाउंडेशन, जो भी हमें वहाँ बिहार से आपकी साइड से जो हमें सपोर्ट करना चाहता है वो हमें मेल कर सकता है, मैसेज कर सकता है हमें एवरी टाइम। हमारे नंबर ऑलरेडी हमारे चैनल पे डले हुए हैं, तो प्लीज आप लोग अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं इस काम में तो प्लीज हमारे साथ आइए। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम निकाला, अच्छी चीजों के लिए आपने टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। समाज के लोग मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में मानते हैं, तो ये मेरा फर्ज है कि मैं दुनिया को सच्चाई दिखाऊं। जी, जो कि आप बेखूबी कर भी रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि मैं आपका चैनल ऑलरेडी फॉलो कर रहा हूं, जिसमें मैं देख रहा हूं कि आप समाज की उन चीजों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको लोग देखना भी नहीं चाहते हैं। मतलब जो बड़े बड़े चैनल है वो इस पर फोकस भी नहीं करेंगे, लेकिन आप उन चीजों को फोकस कर रहे हैं और गली गली जाके आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है। और आप जैसे कुछ लोगों की, आप जैसे चैनल वाले लोगों की कुछ जरूरत है और ज्यादा समाज में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ओके, थैंक यू सो मच सर। पॉलिटिकल अपडेट्स के सभी दर्शकों का धन्यवाद। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कोई भी अपडेट आप तक जल्द पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।